दोस्तों आज पेश है विचित्र पहेली पवन की कॉमिक से ये एक और चित्र है दोस्तों। अलकापुरी की राजकुमारी ललिता को बचपन से ही नाच गाने का बहुत शौक था। वे नित्य प्रतिदिन गुरु बिरजू महाराज से नृत्य सीखा करती थी। जब वह नृत्य कला में पूर्णतः परागस्त हो गई तो उसके गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया। ललिता की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, मुझे अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए राज दरबार ठीक रहेगा। अगले दिन वह राजा चंद्रकांत दत्त से के राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। कौन? बिरजू। महाराज को हमारी बेटी शिक्षा में कैसी चल रही है? महाराज, राजकुमारी की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी परीक्षा ली जाए। तो फिर लीजिए, उसमें संकोच कैसा है? उसकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया था। महाराज, मैं चाहता हूं कि वह अपना नृत्य आपके सामने दरवाजे में पेश करे। ठीक है, कल हम साई नृत्य कक्ष में उसका प्रबंध कर देते हैं। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर बिरजू महाराज वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद वह कल राजकुमारी के नृत्य कक्ष में हमारी राजकुमारी नृत्य पेश करेगी। यह तो हमारा सौभाग्य है। हमें अपनी राजकुमारी का दर्शन प्राप्त होंगे, साथ साथ उसकी नृत्य कला भी देखने को अवसर मिलेगा। अगले दिन नृत्य कक्ष में शाही लोग वह बाहर देश के आए मेहमानों से खचाखच भरा था। उस लोगों में उज्जैन का शिक्षा चित्रकार वेणु भी था। तभी राजकुमारी ललिता अपने गुरु बिरजू महाराज के साथ वहां प्रवेश किया। सुंदर, अति सुंदर। वह तो राजकुमारी ललिता तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। राजकुमारी ललिता वहां बैठे समस्त लोगों को अभिवादन किया और उसके बाद नृत्य शुरू कर दिया। उसके पांव तबले की थाप पर थिरकने लगे। उसके सुंदर हाथ हवा में लहराकर तरह तरह की मुद्राएं बनाने लगे। वाह, कितना सुंदर नृत्य है। लगता है इंद्रलोक की कोई नृत्य करना स्वयं नारी के रूप में रखकर पृथ्वी पर उतर आई है। नृत्य समाप्त होने पर, सुंदर, अति सुंदर बेटी, तुम्हारी नृत्य कला देखकर हम प्रसन्न हुए। बेटी, धन्यवाद पिताजी। तब बिरजू महाराज, तुम सचमुच इनाम के पाने के अधिकारी हो। मंत्री जी बिरजू महाराज को राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिए। जोग्य महाराज। और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के बाद यह लीजिए बिरजू महाराज, आप परिश्रम का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज, आपकी सुगध युगों तक फैली रही। और नृत्य कक्ष से बाहर निकलने के बाद उज्जैन के युवराज अजय मणि की दुल्हन चाहिए। उसकी अच्छी दुल्हन कोई और कहाँ मिलेगी? उस रात रेणु को नींद नहीं आई। उसने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो यह बता पाना मुश्किल है, सीधे तरीके से बात बिगड़ने का डर है। इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन सुबह उसने राजमहल के दीवार पर एक सूचना लगवा दी, जिसे उस राज्य के तमाम चित्रकारों ने चुनौती दी गई थी। ऐसी चित्रकारी करना तो किसी चित्रकार के लिए असंभव है। मुझे तो यह चित्रकार कोई पागल लगता है, वरना ऐसी चुनौती न देता। वेणु चुनौती का जवाब में कोई जवाब न दे सका तो राजा चंद्र के राज दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो। चित्रकार वेणु, तूने हमारी बेटी का महल सजाना होगा। यह तो मेरा सौभाग्य है अंदाजा। तो फिर जाओ, आज ही अपने
काम को शुरू कर दो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर वह वेणु को वहाँ से चला गया। वेणु उसी दिन राजकुमारी ललिता के महल में सजाना शुरू कर दिया। उसने ललिता के कक्ष में दीवारों पर अद्भुत युवराज अजय मणि की विभिन्न मुद्राओं में अनेक सुंदर सुंदर चित्र बना दिए। राजकुमारी ललिता ने जब अपने कक्ष की दीवारों पर अजय मणि का सुंदर चित्र देखा, वाह कितना सुंदर मनमोहक चित्र है। कौन है यह सुंदर पुरुष त्रिता? मुझे नहीं मालूम राजकुमारी जी, इसका भेद तो चित्रकार को मालूम है जिसने यह चित्र बनाए हैं। अगर आज्ञा दे तो मैं चित्रकार से पूछूं। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है पता लगाने की, हमें क्या लेना देना उस पागल कहीं। किंतु वेणु की उसकी बातें सुन पर्दे की ओट में छिपा सुन ली। अब मुझे अपनी योजना को दूसरा चरण प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ेगी, उससे इसके अपने मित्र चारू की सहायता लेनी होगी। और संयोग से उसी दिन वह वेणु का मित्र उसके घर था। अपने मित्र के घर पहुंचा। आओ मित्र आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं, कैसे हो? मैं दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ चारू। बताओ मित्र, संकोच कैसा? कल तुम्हें महल के सामने जाकर तमाशा दिखाना होगा। तमाशा? कैसा तमाशा वेणु? क्या मुझे ललिता की तरह नाचना होगा? अरे जाओ तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर दोनों योजना बनाने लगे। राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में तुम्हें राजमहल के सामने खड़े होकर नाचना गाना करना होगा। अजीबो गरीब मुद्राएं से तरह तरह की मूर्तिकारी अदा करनी होगी मित्र। वे दोनों महल के सामने जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्यों नहीं कहते? मुझे एक मूर्ख की भूमिका अदा करनी होगी, ऐसा ही समझ लो मित्र। उसके बाद दोनों वापस लौट पड़े। तुम्हारी हरकत इतनी अजीब हो कि तुम्हें महल के अंदर बुला लिया जाए। अगर तुम अपनी भूमिका में सफल हो गए, राजकुमारी ललिता तुम्हें अपने कक्ष में अवश्य बुलाएगी और तुम ललिता के आकर्षण करने के लिए अजय मणि की तारीफ के पुल बांधूं उतनी बुद्धिमान हो कि तुम वेणु हो। ये तुम वेणु। और अगले दिन सुबह महल के बाहर दरवाजे के सामने हलचल शुरू हो गई। चारू ने नृत्य की मुद्रा तरह तरह की मूर्खतापूर्वक हरकत करनी शुरू कर दी। यह देखिए कैसा तमाशा दिखा रहा है, चल के देखते हैं। वो देखते देखते चारू के चारों ओर भीड़ इकट्ठी होगी, अच्छी खासी भीड़ जमा होगी। तभी शाही बगीचे में घूमते महाराज चंद्रदत्त को नजर उस चारू पर पड़ी हुए उत्सुकता वक्त उसकी ओर देखने लगे। उसे देखिए महामंत्री, कैसे अजीब ढंग से कैसे हाथ पार चला रहे हैं, शायद कोई बैरूपिया लगता है। जी महाराज, वह चारू है। चारू? जी महाराज, वह बैरूपिया है। वह तरह तरह की वेश बनाता है और लोगों की मनोरंजन करने के लिए अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो फिर चलिए महामंत्री जी, आज उसकी कला का रसास्वान करेंगे। चलिए महाराज, चलिए। और थोड़ी देर बाद वे उसके पास पहुंचे। महाराज, नाच तो इसे रहा जैसे अपने आप को राजकुमारी ललिता समझ रहा हो, मूर्ख कहीं का। इसका बेसर पर पैर की गाना तो जरा सुनिए महाराज, पागल कहीं का। लेकिन चारू अपनी धुन में नाचता गाता रहा। इस देश इस राज्य का सूरज तो चांद अंधेरा है और पहाड़ी पर रात एक चमकीली चांदी बड़ी चमकीली है। तब राजा ने उसे अंदर महल में चलने के लिए राजा ने आज्ञा मांगी। महामंत्री जी, आप उसे अंदर महल में ले आइए। और अंदर महल में पहुंचकर, ओ भले मानस, जरा हमें भी तो रात कैसे चमकीली होती है और सूरज
सूरज चांद कैसे अंधेरा होता है, जैसे फूलों के भोरों की कलियां से मधुमक्खियां का बैर है, उसी प्रकार सूरज का और चांद का उजाले से बैर है महाराज। और यह एक के बाद एक अजीब पहेलियां बुझाता रहा और सुनता रहा। ऐसे मनोहक वातावरण में राजकुमारी ललिता अपने कक्ष में अकेली बैठी अपने विचारों में खोई थी। कितना सुंदर चित्र है, यही युवराज का क्या? यह सचमुच ये इतना खूबसूरत है, लेकिन यह युग कौन है? किस देश का राजकुमार है? और तभी सेविका उसके कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी की जय हो। क्या बात है मैना? राजकुमारी जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं और महल में खूब मजे हो रहे हैं, किसी बैरूपियों को पकड़ के लाए हैं। अच्छा, तो फिर हम भी बैरूपी के कक्ष में बुलाओ, कुछ मनोरंजन ही हो जाए। जो गया महाराज कुमारी। और उसके जाने के बाद मेरा ध्यान तो बटेगा, व्यर्थ में की बातें उलझी हूँ। और चारों राजकुमारी ललिता के कक्ष में लिया गया। उसकी नज़र कक्ष के दीवारों पर चित्र पड़ी। अजय मणि, उज्जैन का राजा राजकुमार, तुम इसे जानते हो? उसे कौन नहीं जानता राजकुमारी जी। कामदेव है, सुंदर है, बहुबली है, बहुत ही उसे बहुत संसार में उसे तो संसार जानता है। तुम काफी बढ़कर चढ़कर तारीफ कर रहे हो चारू। नहीं राजकुमारी जी, उसकी तारीफ तो मेरे पास शब्द ही कहाँ है। राजकुमार की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बैठो चारू, उसके बारे में मुझे बताओ। मैं उसके बारे में क्या कहूँ? वह तो साक्षात कृष्ण का अवतार बनकर धरती पर प्रकट हुआ है। और चारू उसकी अजय वाणी की परिक्रमा की उदारता इतनी कहानी सुनाई राजकुमारी को सुना डाली कि उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी कितना अच्छा होता। राजकुमारी काश ऐसे प्रतापी द्रव्यवती की पत्नी बन पाती, कितना अच्छा होता। ओह, ऐसा पुरुष मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। और लेकिन महाराज चंद्रदत्त मणिपुत्र अजीत की नज़र उस समय कक्ष की राजकुमारी ललिता पर थी, इसलिए उसे छिपी छिपी कर वह बातें सुनता रहा। ओह, यह बहरूपिया राजकुमारी के दिल में प्रेम की चिंगारी लगा रहा है। उसे महाराज से जाकर खबर करता हूँ। और वह दौड़ता हुआ महाराज चंद्रदत्त के पास पहुंचा। महाराज, राजकुमारी के कमरे में जो हो रहा है उसे रोकिए। क्यों, क्या हो रहा है राजकुमारी के? साफ साफ बताओ। महाराज, वह बहरूपिया राजकुमारी के मन में प्रेम की चिंगारियां फूट रही है। तुम अजी तुम होश में हो? महाराज, मैं होश में हूँ, मगर राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जल्दी ही होश खो बैठेगी। अगर मेरी बातों पर एक विश्वास ना हो तो अपनी आंखों पर चल कर देख लीजिए। हाँ, हमें अपनी आंखों से देखने की, अभी चलो हमारे साथ। और महाराज चंद्रदत्त क्रोध से भरे हुए राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ चले। और उधर उसकी बातें सच निकली तो उस वैरूपियों को ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। ऐसा ही दंड मिलना चाहिए उस वैरूपियों को महाराज। और उधर राजकुमारी के कक्ष में चारू तरह तरह की मुद्राएं बनाकर राजकुमारी का मनोरंजन करने के साथ साथ अजय विणी के रूप का गुणगान कर रहा था। क्या सचमुच इतने सुंदर हैं राजकुमार? मैंने बताया ना राजकुमारी, वह सुंदरता में कामदेव है। तभी चंद्रदत्त कक्ष में प्रवेश किया। तेरी निकल जा यहाँ से बहरूपिया, वरना तेरी दोनों टांगे तड़वा देंगे। तूने मेरी बेटी के कक्ष में इतनी हिम्मत आने की हिम्मत कैसे की? क्षमा करें पिताजी, इसे मैंने बुलाया था। महाराज, बेटी तुम इस बहरूपिया को नहीं जानती। यह शाही राई का पहाड़ बनाने में माहिर है, तुम इसकी बातों में ना आना। लेकिन पिताजी, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर ही आपको किसी पाजी ने कान भर दिए हैं, तो केवल हमारा मनोरंजन कर रहा था। मनोरंजन ही सही, लेकिन अब इस महल में इसका कोई काम नहीं है। चारू, चले जाओ, आगे से कभी इस महल में मत आना। यह लो अपना इनाम। जो गया महाराज। और चारू महल से बाहर आ गया। मेरा काम हो गया। मैंने उसे पूरी राजकुमारी के प्रेम रंग में रंग चुकी है।
और उधर पहुँचते ही तारू बैठा। आओ मित्र आओ, बताओ तुम्हारा नाटक कैसा रहा? सफल रहा। अब तुम ही आशा के अनुकूल ही हुआ। तो क्या राजकुमारी के दिल में राजकुमार के प्रति प्रेम? हाँ मित्र, प्रेम की चिंगारी मन में फूट पड़ी है और आशा है तुम राजकुमार को वो सब खूबियाँ होंगी जो तुमने बताकर। खूबियाँ तो उनमें बहुत हैं, तो फिर राजकुमारी भी कोई कम नहीं है। और उधर चारू ने राजकुमारी ललिता को राजकुमार अजयमणि के पराक्रम की कहानी सुनाई थी। राजकुमारी ललिता खोई खोई सी रहने लगी। उस न जाने मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। हर समय बस उसी का ध्यान रहता है, उन्हीं के चित्र घूमते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। बेटी को इस तरह उदास देखकर रहने पर महाराज चंद्ररथ को मिला और व्याकुल उठा। महामंत्री जी, समझ में नहीं आता हमारी बेटी फूल सी बेटी को दिन पर दिन क्या मुरझाती जा रही है। पहले ही हंसी खुशी उसका चेहरा खिला रहता था। क्षमा करिए महाराज, उसे प्रेम रोग हो गया है। प्रेम रोग? विवाह तो हम उसका कर देना चाहते हैं, मगर उसके लिए कोई योग्य लड़का? महाराज, उसका एक ही है इलाज है, राजकुमारी का विवाह। लड़का तो है, घर में ही मौजूद है महाराज, आपने कोई ध्यान नहीं देगा। कौन है वह? अपना अजित। अजित का नाम सुनते हैं महाराज चंद्र आग बोला उठे। महामंत्री, क्या इस धरती पर राजकुमारों की कमी हो गई जो हम मंत्री पुत्र को अपनी बेटी की शादी करेंगे? शादी तो मुझे मेरे बेटे से करनी होगी। तभी राजकुमारी ललिता दरबार में प्रवेश किया। पिताजी महाराज, आप से एक विनती करने चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो बेटी कहो। महाराज, मेरा मन इस महल में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मुझे कुछ दिन महल से अलग रहना कर दुर्गा माँ की उपासना करना चाहती हूँ। विचार उत्तम है बेटी, भगवान के मन में लगाओगी तो तुम्हारे मन में शांति मिलेगी। तो फिर आप मेरे रहने का मंदिर आप मेरे रहने का मंदिर में के पास अलग से प्रबंध कर दीजिए। अवश्य बेटी। और कुछ दिन जब मंदिर के पास मकान बन कर तैयार हो गया तो ललिता उसमें सखियों के साथ अकेली रहने लगी। यह शीतल चांदनी भी मुझे आग की तरह लगने लगी है कि क्या करूं। तब एक दिन चित्रकार वेणु मंदिर के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इसी चित्रकार ने मेरे मन में प्रेम का बीज बोया था, इसे बुलाकर पूछती हूँ। उसने चित्रकार वेणु को मंदिर से आवाज बुला लिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ? हाँ चित्रकार, मैं आपका ही माँ दुर्गा की सेवा में बिताना दी हूँ। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी काम था, तुम वही ठहरो, मैं भी आती हूँ। और वह थोड़ी देर में एक कपड़े में कुछ गहने लेकर लौटी। ये आभूषण तुम्हें पुरस्कार में दे रही हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वेणु की आभूषणों को लेकर मंदिर से बाहर निकला और अचानक ही उसकी नज़र एक मखमल के कपड़े पर सही धूम पड़ी। यह क्या प्रेम संदेश! और उसने कपड़े को लिखा था, कमल को पाए बिना हंस चैन नहीं रह सकता। और वेणु अजयमणि के पास पहुंचा। कमल को पाए बिना हंस को चैन नहीं रहता, यह कैसी पहेली है वेणु? यह पहेली नहीं है, यह कहानी है राजकुमारी ललिता की कहानी। उसका कहने के बाद राजकुमारी को आदित्य ने सब कुछ कह सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद तो फिर तुमने राजकुमारी के मेरे मिलने का कोई उपाय करो मेरे मित्र। जो गया राजकुमार तभी उज्जैन के राजमहल में अपने पुत्र अजयमणि को बुलाया। बेटा, अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन का सुख और आराम से सब त्याग करना होगा। आज्ञा करिए पिताजी, मुझे अपना जीवन का त्याग कर दूंगा। फिर तो तैयार हो जाओ, तुम्हें युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाने के लिए तुम्हें बंग पर चढ़ाई कर उसे राजा को बंदी बनाकर हमें पास लाना होगा। जो गया। और बंग के राजा से युद्ध परास्त कर अजयमणि ने उसे बंदी बना लिया। महामंत्री, इस महाराज के पास ले जाओ और मैं अलकापुरी जा रहा हूँ।
जोग्य राज को। और वहाँ रास्ते में अनेक राज्यों को जीतता हुआ तेजी से अलकापुरी की ओर बढ़ गया। मेरा यह विजय अभियान अलकापुरी जाकर ही खत्म होगा। और उधर अलकापुरी के बाहर अपना शिविर लगाया था। और जब उसके सैनिक विश्राम कर रहे थे तो उसने एक सेवक को पास बुलाया। तुम राजा चंद्रदत्त के पास जाओ और उसे कहना कि मैं शांति की अवस्था में आया हूँ और आपकी बेटी राजकुमारी ललिता से विवाह करना चाहता हूँ। जो गया युवराज। और उसका संदेश मिलते ही राजा चंद्रदत्त वहाँ आए। युवराज, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अपने राज्य से संदेश भेज देते। कष्ट कैसा महाराज, मैं तो आपकी पुत्री से विवाह के प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह तो मेरी बेटी का सौभाग्य है, किंतु उसका हाथ मांग लिया, वरना कल मुझे सपने में दुर्गा माँ के दर्शन दिए थे। कहा था मेरी बेटी का विवाह उज्जैन के राजकुमार अजयमणि जी से करना होगा। मेरी बेटी स्पर्श मात्र से ही सब रोग दूर हो जाया करते हैं। सच महाराज? हाँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। ठीक है महाराज, आप जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। मुझे अपने पिता को यह सब समाचार भेजना है। और ललिता ने दुर्ग में तेरी प्रार्थना सुन ली है। हम तुम्हारा विवाह उज्जैन के राजकुमार अजयमणि के साथ तय कर दिया है। क्या यह अजयमणि है जिसका वेणु ने दीवार पर चित्र बना था? परंतु राजकुमारी ललित तक फिर भी विश्वास न हुआ तो उसने अपनी सहेली मंगला को पता लगाने के लिए आदेश दिया। मंगला, तुम जाकर पता लगाओ कि यह राजकुमार वही अजयमणि है या नहीं। तुम चिंता न करो सखी, मैं स्वयं उसके शिविर में सब पता लगा के हूँ। और फिर मंगला योगिन का वेश बनाकर उसके शिविर में पहुंची। वाह, कितना सुंदर है वह राजकुमार, साक्षात कामदेव लगता है। सचमुच ललिता की निभाग। और उसके बाद राजकुमार के पास पहुंची। यह एक जादुई माला है राजकुमार, इसे आगे बड़े बड़े हथियार भी बेकार हो जाते हैं। धन्यवाद देवी। और जैसे ही वह शिविर से बाहर निकली, उसके मन में कपट आ गया। क्यों न मैं स्वयं राजकुमार से विवाह कर लूं और ललिता मेरा क्या बिगाड़ ले सकेगी। यह सोचकर उसने दुष्ट मंगला ने एक षड्यंत्र रचा और वह सहमी हुई राजकुमारी ललिता के पास पहुंची। क्या हुआ मंगला, तुम इतनी घबराई क्यों हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आता सकी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे राजकुमार अजयमणि के शरीर पर एक प्रेत का वास है। क्या? मगर तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? जब मैं योगिन का वेश में गई थी तो मुझे स्वयं उस प्रेत के निकालने की विनती की थी। तब तुमने अपनी आंखों से देखा मंगला? हाँ सखी, हाँ, इतना बड़ा भयंकर जंगली जानवर कितना खुखार लगता है। उफ, मेरी किस्मत फूट गई मंगला, अब मैं क्या करूं? तुम इतना निराश न हो सकी, उससे छुटकारा पाने के लिए एक उपाय है। तुम विवाह के समय अपनी जगह किसी सहेली को बिठा देना। उससे क्या होगा? होगा क्या? उसे से विवाह कर लेगा और उस जगह से बाहर निकल जाना। फिर वो हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर यह काम तुम ही कर दो, इस बंधन से मुक्त दिला दो। जिस दिन ललिता की बारात आई तो मंगला ने राजकुमारी की जगह अकेले में मिली। तुम्हें कपड़े और आभूषणों को उतारने लगी। मुझे अपने आभूषण दे दो। तुम अपनी सेविका चंपा के कपड़े पहन लो। फिर मैं जो कपड़े उतारूंगी उन्हें तुम चंपा को पहना देना, क्योंकि मंगला बनकर दुल्हन के साथ जाएगी। और फिर तुम उत्तरी दीवार से बाहर निकलकर खटोले के वृक्ष पर के झुरमुट के बाहर छिप जाना। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
और मंगला का विवाह अजयमणि के साथ हो गया। रात को हल्का प्रकाश होने के कारण किसी को उस पर शक न हुआ। और उधर राजकुमारी ललिता एक वृक्ष के पास पहुंची। उफ, यह कितनी घना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह इस पेड़ पर चढ़ती हूँ। और इसलिए वह एक वृक्ष पर चढ़ गई और बेचैनी की बारात के लौटने की इंतजार करने लगी। उधर अजय मंगला के साथ रथ में बिठाए बारात के साथ अपने नगर को रवाना हुआ। जैसे ही उसका रथ उस वृक्ष के पास से पहुंचा, स्वामी, कल रात मुझे इस वृक्ष पर का सपना दिखा। इस खोखलेपन पहचानती हूँ। इस पर एक प्रेत बाहर निकलता है। मुझे वह मारने के लिए आगे बढ़ा और तांत्रिक ने आकर मुझे बचा लिया। सपने कभी सच नहीं हुआ करते देवी ललित, आओ चले। नहीं, मेरे सपने अक्सर सच्चे होते हैं स्वामी, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसे आप जलवा दीजिए। ठीक है, इस पेड़ को भी जलवा देते हैं। और तब सेनापति, इस भूतवा वृक्ष को आग लगा दीजिए, जो आज्ञा। और अगले ही क्षण वृक्ष पर आग लगा दी गई। अगले ही क्षण उस वृक्ष को आग लगा दी गई, लेकिन दूसरे वृक्ष पर बैठी ललिता बुरी तरह सारी बातें सुन रही थी। उफ, मैंने अपनी विश्वास शैली को समझा। उसने मेरा साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे मारने तक का षड्यंत्र रच डाला। चलो, रास्ते का कांटा दूर हो गया। बेचारी ललिता। बारात के चले जाने पर ललिता नीचे उतरी और जले हुए वृक्ष को तरफ बढ़ने लगी। मैं अपना पति और सखी दोनों को खो दिया। अब जी कर क्या करूंगी। जलते हुए पेड़ में कूद जाती हूँ। तभी उसे अपने पिता की याद आ गई। वह लौट गई। माँ दुर्गा का वरदान दिया था कि कुछ कठिनाइयाँ के बाद मेरी शादी अजयमणि से हो जाएगी, इसलिए धीरज रखना होगा। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ी और गंगा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें सन्यासी बनकर रहने लगी। अब मुझे अपना सारा जीवन अकेले रहकर यहाँ गुजारना होगा, दुर्गा माँ के चरणों में। उज्जैन पहुंचकर राजा अपने बेटे को स्वागत किया। बेटे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अतः तुम यह राजपाट संभालो और मुझे बाहर से मुक्ति दो। नए राजा अजयमणि की जय। उधर दुष्ट मंगला दुर्भाग्य का दूसरा चरण आरंभ हुआ। अजयमणि को तेज बुखार आ गया। वह बेहोशी की दशा में ललिता की पुकार करने लगा। ललिता, तुम कहाँ हो? जल्दी आकर अपने सफर से मुझे बुखार ठीक कर दो। लेकिन मंगला कमरे के बाहर निकली। मेरे सफर से रोग अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे इसका भेद खुल जाएगा। मुझे एक भयानक योजना बना डाली। मुझे बुखार के दानों को शांत करने के लिए इसके लिए कुछ नरबलि देनी होगी। और वह चंपा कमरे से चली गई और नरबलि के लिए चंपा ठीक रहेगी। वह मेरी भेद जानती है। बलि का बहाने से वह छुटकारा भी मिल जाएगा। और चंपा नरबलि के अलावा सारी बात बता दी। अंत में दोनों रात के अंधेरे में एक उजाड़ हुए भैरव के मंदिर में चल पड़े। मंगला ने बलि के लिए एक बकरा भी अपने साथ लाई थी। सियार रो रहे थे और अंधेरे में भयानक लग रहा था। मुझे बड़ा डर लग रहा है मालकिन। डर कैसा पगली, मैं जो हूँ तेरे साथ। और मंदिर में पहुंचकर मंगला ने एक झटके में बकरे की गर्दन काट डाली। बकरे की गर्दन काटते ही मंगला खून से सने खड़क को लेकर भयानक हो उठी। उफ, इतनी निर्दयी यह औरत, मुझे बड़ा डर लग रहा है। यह तो कहीं मेरी हत्या ना कर दे। लेकिन फिर देवी को खून
का लेप और कालेप कर दिया और फिर नींबू काटे उसे उसे बुखार का दाना बुलाने की भूमिका बनाई और बुखार का दाना को वहाँ बुलाने के लिए मंत्रों का आह्वान किया। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? और तभी आओ चंपा, काल भैरव का दंडवत प्रणाम करो। कहीं है दुष्ट, मुझे कोई चाल तो नहीं चल रही, मुझे सावधान रहना चाहिए। और लेकिन चंपा ने दंडवत करने की जगह काल भैरव की मूर्ति के आगे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े। तेरी मौत साथ ही यह रहस्य भी हमेशा दफन हो जाएगा। लेकिन मंगलवार खाली गया और चंपा बच गई। बचाओ, यह दुष्ट मुझे मार डालेगी। ओह, यह सब उल्टा हो गया। और चंपा चीख कर सुनकर महल के रक्षक दौड़े हुए आए। अरे महारानी जी को क्या हुआ? यह अपने मुंह क्यों छुपा रही है? यह काला मुंह छुपाने नहीं, क्या तू दुष्टा मर्द मेरे अपना काला मुंह छुपाने नहीं तो क्या करे यह दुष्टा? अब मर जाने लायक भी नहीं है, गिरफ्तार कर लो, इसे महाराज को धोखा दिया है। और महल में पूछकर चंपा ने सारी बात सच सच बता दी। उप, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, अब मैं क्या करूं? राजकुमारी ललिता कहाँ तलाश करूं? तभी महल में एक रक्षक मंगला को बंदी बनाकर वहां ले आए। ले जाओ इस दुष्टा को और जिंदा दीवार में चुनवा दो। जो गया महाराज। मुझे समझ नहीं आ रहा महाराज, मुझे भूल हो गई। और उसने अपने मित्र वेणु को बुलाया। मित्र वेणु, मैं बड़े धर्म संकट में फंसा हूँ, हमारी मदद करो। मैं जानता हूँ महाराज, आप राजकुमारी ललिता को तलाश रही है, तो कोई उपाय करो, हम उसे कहाँ ढूंढे? अगला पूरी तपोवन में जाकर खोज कीजिए महाराज। वह एक धर्मपरायण नारी है, जरूर किसी आश्रम में अपना उपासना कर रही होगी। तुम ठीक है, हम अलकापुरी के चारों ओर तपोवन में उसे खोजेंगे। फिर देर न कीजिए महाराज। और अजय अजय वाणी रेणु की को साथ ललिता की तलाश में निकल पड़ा और कई दिनों तक भटकते भटकते के बाद उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वृक्ष के नीचे ललिता सन्यासी बनी ईश्वर की साधना में लीन बैठी थी। देखिए महाराज, कौन है वह ललिता? और वेणु की आवाज उसका ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। अरे, यह तो वेणु है, लेकिन इसी के साथ कौन है? अजयमणि तो नहीं? और ये वह बेहोश होकर अजयमणि के पैरों में गिर गया। राजकुमारी लता यह दृश्य देखकर अजयमणि के बेहोश हो गई और नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। और वेणु ने जब पानी के छींटे मारकर दोनों की मूर्छा दूर की। उठिए महाराज, तुरंत दुष्पन समाप्त हो गया है। ओह, अगले ही पल, ललिता, मैंने सोचा भी न था तुम्हें फिर से पालूंगा। मेरी भी आस टूट चुकी थी स्वामी, मैंने भी अपने संसार छोड़कर निश्चय कर लिया था। फिर दोनों वापस लौटे और रास्ते में दोनों एक दीवार में सुनती हुई मंगला को देखा। ललिता वहाँ खड़ी थी। स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? वह तो मेरी सहेली है, आप इसे दीवार में चुनवा रहे हैं। उसने अपराध करा है, देखते हुए भी यह सजा भी कम है। नहीं स्वामी, आप यह पाप नहीं है करने दूंगी, इसे छोड़ दीजिए। सचमुच तुम महान हो ललिता, तुम्हें पाकर धन्य हो गया। सेनापति जी, छोड़ दो इसे। जो आज्ञा महाराज। और उज्जैन नगरी लौट कर बाद दोनों ने धूमधाम से विवाह किया। और कुछ दिनों बाद सन्यासी महाराज अजय के महल में आया। आप कौन मंगला मेरी प्यारी सखी? मुझे तुम पर मिलकर खुशी हुई। ललिता, तुमने एक नया जीवन देकर मुझे प्राश्चित करने का मौका दिया है। तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। समाप्त दोस्तों।